हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे हम 9 जुलाई के एडिटोरियल की। सबसे पहले एरर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे एडिटोरियल पर। आज क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर पा रहा हूं कि ये वाला वीडियो आप तक पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि ब्रेक लगे, अदरवाइज आज तो सिचुएशन ही कुछ इस तरह से थी, बहुत व्यस्तता थी, इस कारण से शायद वीडियो आपको मिलता ही नहीं। लेकिन फिर भी रेगुलरिटी आपकी बनी रहे, इसलिए वीडियो आपको मैं ये बना रहा हूँ वीडियो और आपको मिलेगा। अब एक तो आपको बता दूं कि मैं आज रात 8 बजे एसएससी एक्सपर्ट जो अपना एक और चैनल चल रहा है, वहां पर आपको रात 8 बजे वोकैबलरी का एक वीडियो मिलेगा, वोकैब वाइब्स 02। एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं, आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स है उस पर, काफ़ी सारे लोगों ने देखा है। आज का वीडियो भी देखना। अगर आप मेरे साथ वो वोकैब वाली सीरीज कंटिन्यू करेंगे, आप निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वोकैबलरी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। एक अपना चैनल और इंग्लिश मास्टर, जहाँ पे राजस्थान या फिर यूपी या फिर बिहार या हरियाणा, इन स्टेट लेवल्स की जो इंग्लिश है वो हम डिस्कस करते हैं। उस पर भी मैं जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ पर भी आप जुड़ें, और जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखें, जल्द ही वहाँ पे क्लासेस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है रिहर्सल्स फॉर सेकेंड फेजेज ऑफ सेंसस 2027 कैरी अ की फीचर्स। काफी सारी गड़बड़ है इसमें। अगर रिहर्सल दे रखा है आपको, तो रिहर्सल के बाद में एस जोड़ रखा है ना, तो यहां पे इस एस को हटा दो या तो, और रिहर्सल है किसकी ये दे रखा है तो द कर दीजिए यहां पे। अब रिहर्सल का मतलब होता है कोई चीज को दोहराना, ठीक है। आप रिहर्सल करते हो, जैसे कोई मान लीजिए डांस प्रोग्राम है तो उसका रिहर्सल करते हो, कोई परफॉर्मेंस देनी है तो रिहर्सल होता है, तो वो वाला रिहर्सल है ये। तो द रिहर्सल फॉर किसके लिए, सेकंड फेज के लिए। तो सेकंड जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं, तो द लगेगा। अब सेकंड फेज तो एक ही है, तो फेजेस नहीं आएगा, है ना। किसका, सेंसस 2027। आप चाहो तो यहां भी द लगा सकते हो, इस सेंसस का, इस जनगणना का। अब कैरी के स्थान पे कैरीज आएगा, क्योंकि यहां पे रिहर्सल है वो एक वचन है। कैरीज की फीचर्स कर सकते हैं या अ की फीचर कर सकते हैं, एक मुख्य विशेषता है ये कर सकते हैं, या मुख्य विशेषताएं हैं ये कर सकते हो, लेकिन ए के साथ में फीचर्स तो नहीं आएगा एटलीस्ट। ये तो गलतियां थी पहले वाले में। अब इसका ट्रांसलेशन करूं अगर मैं, तो ये कहेगा कि जो जनगणना 2027 है उसका जो सेकेंड फेज का रिहर्सल है वो एक मुख्य विशेषता कैरी करता है, ठीक है। की का मतलब महत्वपूर्ण है, फीचर का मतलब विशेषता है। ओपन एंडेड रेस्पॉन्स, ए तो नहीं आएगा, एन आना चाहिए, है ना। चाहो तो इसको हटा ही दो, तो ओपन एंडेड रेस्पॉन्सेज ये भी हो सकता है। ओपन एंडेड रेस्पॉन्सेज का मतलब है जिसका एंड जो है वो ओपन है, मतलब उसका एंड होगा ही नहीं, उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, सारे विकल्प खुले हैं, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड रेस्पॉन्सेज। किसमें, कास्ट। अब ये रेस्पॉन्सेज है किसको लेकर, कास्ट को लेकर, ये विषय बता रहा है इसको लेकर। यील्ड ओनली अनवाइल्डली डेटाज, डेटा का बहुवचन तो डेटा ही रहता है, डेटाज तो होता ही नहीं है। अब जीवन में तुम्हें कभी डेटाज मिले तो समझ जाना गलती तो है, तो डेटा का रहेगा डेटा। तो आप चाहो तो एन भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो विकल्प एक ही मान के चलो, अभी आप ये भूल जाओ कि हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या लाइन मिलेगी, क्या कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। आप तो ये समझो सीधा सीधा ये प्रश्न अगर आ गया और आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से सोल्व करना हो, तो कैसे सोल्व करोगे। तो ओपन एंडेड रेस्पॉन्सेज कर सकते हो, खुले विकल्प जो हैं, है ना, वो किस पर, कास्ट को लेकर। वो यील्ड करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं केवल अनवाइल्डली डेटा। अनवाइल्डली का मतलब होता है जो बहुत ही अव्यवस्थित है, जो कम्बरसम है, जो हैवी है, ठीक है, ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है। दे आर नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आएगा। डिफिकल्टी तो मुसीबत होती है, जबकि दे की विशेषता बता रहा है। दे यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बताए वो मेरे भाई एडजेक्टिव होता है, तो वो डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना, समझना। टू के साथ बेस फॉर्म आती है, टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप एक बात समझो कि आगे वाला पार्ट इंट्रोगेटिव थोड़ी ना है, आगे वाला जो पार्ट है वो प्रश्नवाचक तो नहीं है। एटलीस्ट प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम क्या करते हैं, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है, इसलिए डज हटेगा, ठीक है। तो वाई द मेथड, अब यहां पे प्रेजेंट की बात कर रखा है तो यहां पे फेल्स कर दो, वाई द मेथड फेल्स, ये कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिफिकल्ट नहीं है, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब दे आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना मुश्किल नहीं है उन चीजों को कि मेथड जो है वो फेल क्यों होता है।
अब कोई तरीके अगर हैं तो मेथड्स कर दीजिए, और फिर मेथड्स करोगे तो फिर फेल आ जाएगा। आगे है रेस्पोंडेंट एंटर सरनेम, जो रेस्पोंडेंट है, अब रेस्पोंडेंट अगर एक है तो ए लगाइए, या इसको रेस्पोंडेंट्स कर दीजिए, जो जो प्रत्युत्तर देने वाले हैं वो सरनेम एंटर करते हैं। सबकास्ट क्या है, क्लेन क्या है। अब देखो जो सरनेम एक है उसका और सबकास्ट एक है, अब मान लो इसको तुम ए ही लगा दो इससे पहले, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई भी रेस्पोंडेंट जो है वो एंटर करता है तो एंटर्स कर दो फिर इसको, फिर वो अपना सरनेम बताएगा, अपनी उपजाति बताएगा, अपना वंश बताएगा, तो क्लेन आ जाएगा, है ना, क्लेन नेम बताएगा। एज इफ, जैसे कि मानो इट इज इंटरचेंजेबल, जैसे कि मानो वो इंटरचेंजेबल हो, इंटरचेंजेबल। एज इफ जब लगता है तो उसके साथ में बहुवचन क्रिया लगती है तो वर आ जाएगा, यहाँ पे वर आएगा। और ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो वर का प्रयोग करेंगे, इज एम आर से काम नहीं चलेगा। और इट की जगह दे लगा दो, क्योंकि ये सरनेम एक हो गया, फिर इसके बाद में सबकास्ट हो गया, फिर क्लेन नेम हो गया, तीन तो वैसे ही देख लिया, तो हमने दे आ जाएगा यहाँ पे, दे वर इंटरचेंजेबल। ठीक है। एज इफ क्या है, आपको कंडीशनल सेंटेंस डिनोट करने के लिए काम में आता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने के लिए आता है, इसलिए दे लगा दिया, वर लगा दिया। एन इन्यूमरेटर्स, इन्यूमरेटर होते हैं गणना करने वाले, जाति जनगणना की बात करेंगे हम इसके अंदर, तो उसकी गणना करने वाले को इन्यूमरेटर्स बोलते हैं। अब एन लगाया है तो एस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी इन्यूमरेटर है या फिर इन्यूमरेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग नहीं आएगा, सेलेक्ट आएगा। वो सेलेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट एंट्रीज। अब केवल एक ही एंट्री थोड़ी करेंगे, वो सही एंट्रीज को सेलेक्ट करते हैं। किससे पहले, रेस्पोंडेंट से पूछने से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है, रेस्पोंडेंट जो होगा उससे पूछेंगे भाई तेरा नाम बता, तेरा सरनेम बता, तेरा क्लेम नेम बता, ये सब बता, तो आफ्टर आएगा। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो यहां आईएनजी आएगा, तो आस्किंग आ जाएगा। अब यहां पे जैसे इन्यूमरेटर्स मैंने बहुवचन मान लिया, तो इसको भी हटा के तुम रेस्पोंडेंट्स मान लो, या कोई एक रेस्पोंडेंट, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रेस्पोंडेंट से पूछेंगे तो ये सवाल, लेकिन एक गणना करता एक के पास जाके बात करेगा। यहां इन्यूमरेटर्स मैंने माना, वहां पे रेस्पोंडेंट्स कर दीजिए। ये तो आपकी कहानी हुई एरर वाली। अब हम बहुत ही प्रेम से, बहुत धीरे धीरे इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। एडिटोरियल का जो विषय है वो है इवेल्युएट्स द मेथडोलॉजी फॉर काउंटिंग कास्ट इन द अपकमिंग सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027। अब सेंसस 2027 जो है, जनगणना जो है 2027, उसका जो दूसरा चरण है, आने वाला चरण है, अपकमिंग मतलब नेक्स्ट चरण जो है, ठीक है, उसमें क्या मेथडोलॉजी यूज करनी है, उस मेथडोलॉजी को इवेल्युएट करेगा। ये एडिटोरियल बताएगा कि जो जनगणना 2027 का दूसरा चरण है, उसकी जो काउंटिंग कास्ट है, उसमें जो काउंट करनी है कास्ट को, उसके लिए जो तरीका यूज कर रहे हैं, उस मेथडोलॉजी को इवेल्युएट करता है ये एडिटोरियल। अब देखो साहब, मैं हट रहा हूं, आप एक बार आंखों में इसको बसा लीजिए पहले स्लाइड को, और कोशिश कीजिए करने की, और उसके बाद पूरे ईमानदारी से पढ़ने के बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए और ये मैच करिए और गर्व करिए अपने आप पर कि हाँ सर, आपने बताया वैसा का वैसा मुझे भी पता था। अब सबसे पहले तो वर्ड्स जो हैं डिफिकल्ट वो दे रखे हैं इधर। रिहर्सल क्या होता है, पूर्वाभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, ट्रायल होता है। इन्यूमरेटर क्या होता है, काउंटर होता है, असेसर होता है, प्रगणक बोलते हैं हिंदी में, गणनाकर्ता कह सकते हैं। स्टैट्यूटरी जो है वैधानिक होता है, लीगल या लॉफल है। कोरोबोरेट का मतलब पुष्टि करना है, तो कंफर्म या वेरीफाई करना है। और अनवाइल्डली का मतलब अव्यवस्थित है, तो क्लमजी है या बल्कि है। ठीक है, अब देखो साहब, द रिहर्सल फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027, तो सेंसस 2027 है, इसका जो सेकेंड फेज है उसकी रिहर्सल अंडरवे जो चल रही है। अंडरवे कोई चीज है, इसका मतलब वो जारी है। किसमें, 16 राज्यों में और किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों में। कब से चल रही है मेरे भाई, 6 जुलाई से। अब ये रिहर्सल जो है ये सब्जेक्ट है। ये रिहर्सल क्या करती है, कैरी करती है अ की फीचर, एक महत्वपूर्ण विशेषता। इस रिहर्सल में एक मुख्य विशेषता है। क्या मुख्य विशेषता है, ये दो जो बिंदु लगाए हैं इसने, इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन। इस साइन को कॉलन बोलते हैं, बताया है इसने समझाने के लिए लगाते हैं। एन ओपन कॉलम, इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें एक ओपन कॉलम रखा गया है, एक खुला कॉलम रखा गया है। कॉलम मतलब कहीं पर भी एंट्री करने के लिए। वेयर रेस्पोंडेंट्स कैन स्टेट देयर कास्ट, अब उस ओपन कॉलम में क्या होगा, रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेट मतलब बता सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं देयर कास्ट, अपनी जाति। विच द इन्यूमरेटर विल रिकॉर्ड, और उसको क्या करेगा, इन्यूमरेटर जो होगा वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो दर्ज कर लेगा, बात खत्म।
एक पैराग्राफ कंप्लीट, बड़े ही शांति से, बड़े ही आराम से पहला पैराग्राफ कंप्लीट हमने कर लिया। समझिए ये क्या कह रहा है। एक तो सेकंड फेज से पहले द लग रहा है, क्योंकि सेकंड जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये ऑर्डिनल नंबर है, द लगेगा। तो जो सेंसस 2027 है, जनगणना 2027 है, उसका जो दूसरा फेज है, उसकी जो रिहर्सल है, जो 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में चल रही है, कब से? 6 जुलाई से। ये रिहर्सल की एक मुख्य विशेषता है। क्या मुख्य विशेषता है? एक ओपन कॉलम है और ये वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब है। जब बीच में ये आता है तो ये स्थान बताता है और रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। स्थान बताने वाले शब्द हालांकि एडवर्ब ही कहलाते हैं, बीच में आ जाए तो रिलेटिव एडवर्ब है, संबंध बताने के लिए काम में आता है। जहां होगा क्या इस कॉलम में, रेस्पोंडेंट्स क्या बता सकते हैं, अपनी कास्ट बता सकते हैं, और जो कि इन्यूमरेटर जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब अगर यहीं तक की मैं बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट हो गया इसमें, तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनसे पहले हम द लगाते हैं। जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनसे पहले द लगता है। एक बात, ऑर्डिनल नंबर समझ गए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब। दूसरी बात, सिंस लगा रखा है मेरे भाई। सिंस तब लगता है जब टाइम का नेम दे रखा हो। जब भी नेम ऑफ टाइम, स्पेसिफिक नेम दे रखा हो टाइम का, स्पेसिफिक नेम, कोई भी समय का नाम दे रखा हो, तो वहां पे सिंस लगता है, फॉर नहीं लगता है। जब नाम नहीं दे रखा हो तो फॉर लगा देते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? और इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो शब्द है की, जिसको तुम चाबी समझते आए हो जीवन भर, ये भाई एडजेक्टिव अगर होता है, किसी नाउन के पहले आता है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, मतलब सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, महत्वपूर्ण जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ है क्या? बिल्कुल है। अगर वेयर सेंटेंस के बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में वेयर आ जाए, क्या आ जाए? वेयर आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा? तो वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। इस जो भी स्थान होते हैं वो सब होते एडवर्ब ही हैं, लेकिन बीच में आ जाए तो कैसा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब है, संबंध बताने वाला एडवर्ब है। और कुछ है क्या इसमें कहानी? और कोई कहानी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखो, अनलाइक द 2011 सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये SECC का फुल फॉर्म दे रखा है। अनलाइक का मतलब मेरे भाई होता है के विपरीत, ये प्रेपोजिशन है यहां पे। अनलाइक और लाइक प्रेपोजिशन होते हैं, इसका मतलब है के विपरीत। किसके विपरीत? 2011 में SECC हुआ था। डरने की जरूरत नहीं है, SECC को फुल फॉर्म करके देख लो। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना हुई थी 2011 में, उसके विपरीत विच यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच से जो क्लोज बन रहा है, जो उपवाक्य बन रहा है, वो रिलेटिव क्लोज कहलाएगा। अभी विच किसके लिए आ रहा है? इस SECC के लिए आ रहा है। तो नाउन है कि नहीं? नाम है तो नाउन है, और नाउन अगर है तो नाउन की विशेषता बताने का अधिकार इस जीवन में किसको? एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव को है तो ये एडजेक्टिव क्लोज बन जाता है, और ये एडजेक्टिव क्लोज है तो देखिए ये SECC के लिए आ रहा है। और ऑल्सो जो है इसका प्रयोग हम करते हैं मैन वर्ब से पहले। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, और ऑल्सो का नामकरण अगर करेंगे तो इसको एडवर्ब कहा जाएगा। तो ऑल्सो हैड दिस फीचर। अब इस SECC में ये फीचर था, SECC में भी ये फीचर था, ये विशेषता थी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। दिस जो है वो बताइए क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? आप कहोगे सर इसके बाद में नाउन है इसलिए है। दिस, दैट, दीज, दोज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब इसके बाद में नाउन हो। और नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन है। लिखवाया था कि नहीं? और फीचर नाउन है। दिस काउंटिंग, ये जो काउंटिंग है जनगणना हो रही 2027 वाली, ये सब्जेक्ट हो गया किसकी? कास्ट की। इन द सेंसस, जनगणना में, इटसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है यहां पे। ये याद रखना, जब भी सेल्फ या सेल्फ जो है वो अगर नाउन के बाद जुड़ेगा तब तो ये कहलाता है, सब्जेक्ट के बाद जुड़ेगा तब तो ये कहलाता है एम्फेटिक, और ये वर्ब के बाद जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। लिखवा दूंगा, है ना। जो खुद जो है इसकी स्टैट्यूटरी बेकिंग है, बेकिंग नाउन है, स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है, और ये जो है जा रहा है इस काउंटिंग के लिए आ रहा है, काउंटिंग की वर्ब है, तो इस काउंटिंग की खुद की वैधानिक एक सपोर्ट है इसको। ठीक है, वैधानिक, लीगल या लॉफुल सपोर्ट है। यहां तक फिर से देख लेते हैं, एक बार सांस लेते हैं, फुल स्टॉप लग गया इसमें। तो ये क्या कह रहा है कि 2011 के जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ था,
जिसके अंदर एक ये विशेषता थी, ऊपर वाली जो विशेषता की बात हमने की है। तो इसके विपरीत इस काउंटिंग में क्या है, इस काउंटिंग का स्टैट्यूटरी बैकिंग है, ठीक है। इसके विपरीत इस काउंटिंग के अंदर वैधानिक सपोर्ट है। पिछले वाले 2011 में उसको वैधानिक सपोर्ट नहीं था, कहने का मतलब तो यही हुआ। अब यहां काम की बातें क्या क्या हैं, तो काम की बातें, एक बात तो काम की ये है कि ये इटसेल्फ वाली कहानी जान लो, बाकी तो कुछ बता रखा है मैंने आपको। तो देखो, जब सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है तो इसका नाम मेरे भाई अलग होता है, और जब वर्ब के बाद में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है तो इसका नाम अलग होता है। तो अगर सब्जेक्ट के बाद जुड़ेगा तो मैं इसको नाम दूंगा कैसा, मैं इसको नाम दूंगा एम्फेटिक एडजेक्टिव। अब कई बच्चों के तो दिल में एक बात रहती है कि सर इसका हिंदी बता दीजिए, तब जाके हमें संतोष मिलेगा, तब जाके परम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो बेटा हिंदी जान के करोगे क्या? फिर भी अगर तुम्हें जानना है और तुम्हें लगता है कि हिंदी जानकर ही अंग्रेजी आएगी, तो लिखना है इसको बलाघाती विशेषण बोलते हैं, बलाघाती सर्वनाम बोलते हैं, सॉरी। तो बलाघाती सर्वनाम से क्या कुछ प्राप्त कर लिया आपने, तो इसलिए कुछ शब्द हिंदी जो जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में होने चाहिए। ये वर्ब प्लस सेल्फ या सेल्फ है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ काम का चूंकि मैं पहले बता चुका हूं तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। इससे क्या होगा, मैं रिपीट करता रहूंगा तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे क्लास को, फिर कहोगे बता तो रहे हो शुरू से, तो क्यों नहीं आज से ही हम क्लास स्टार्ट कर दें, क्यों हम पीछे वाली क्लास पर। मैं चाहता हूं कि तुम हर एक वीडियो को देखो, हर बात को सीखो, रिवाइज करो प्रॉपर इंटरवल पर, इसलिए मैं हर बात को नहीं बताऊंगा। मैंने ऑल्सो बताया था आपको कि ये एक एडवर्ब है और मैन वर्ब से पहले आता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है। अच्छा, अनलाइक नहीं बता रखा पहले, ये लिख लीजिएगा। अनलाइक जो है और लाइक जो है वो प्रेपोजिशन है, लाइक और अनलाइक। हालांकि ऐसा नहीं है, लाइक वर्ब भी होती है, लेकिन अनलाइक तो खैर प्रेपोजिशन ही होता है। तो ये दोनों ही क्या है? प्रेपोजिशन। लाइक का मतलब के जैसा होना और अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं होना। एक और पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। द प्री टेस्ट एंड्स ऑन जुलाई 20। अब इसका एक टेस्ट है, प्री टेस्ट है। जैसे एक ड्राइव, मान लीजिए कोई गाड़ी उतारी है मार्केट में किसी कंपनी ने, तो पहले क्या करते हैं, वो लॉन्च करने से पहले उसका एक टेस्ट लेते हैं कि ये जो है ड्राइविंग टेस्ट होता है उसका, कि ये सही मापदंडों पे खरा उतर रही है कि नहीं। तो ठीक ऐसा ही है, एक प्री टेस्ट जो है उसका एंड होगा 20 जुलाई को, ठीक है। तो यहां प्री टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो एंड से, और कब एंड होगा? 20 जुलाई को। बोलो क्या कह दूं मैं इसको? एडवर्ब कह दूं। क्यों कह दूं? क्योंकि ये टाइम बता रहा है। टाइम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो प्री टेस्ट जो है वो 20 जुलाई को एंड होने वाला है। ऑन क्यों लग रहा है? क्योंकि डे और डेट अगर पर्टिकुलर कोई दे रखी है तो ऑन ही लगता है, ठीक है। आगे देखिए, एंड द गवर्नमेंट सेज, और गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट यहां पे सब्जेक्ट है, सेज कह रही है, क्या कह रही है? कंजंक्शन लग गया। अब गवर्नमेंट ने लिया सांस यहां पे और फिर आगे स्टार्ट किया, ये कहा इट विल फाइनलाइज, देन तो एडवर्ब है कि फिर ये फाइनलाइज करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? अंतिम रूप देगी। किसको? मेथोडोलॉजी को, प्रक्रिया को। प्रक्रिया किसके लिए? काउंटिंग कास्ट, कास्ट की जनगणना की, कास्ट काउंट करने के लिए। समझ में आ गई बात? प्री टेस्ट का एंड होगा 20 जुलाई को, प्री टेस्ट सब्जेक्ट हो गया, एंड्स वर्ब हो गई, ऑन जुलाई 20 जो एडवर्ब हो गया, और गवर्नमेंट कह रही है तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया कि ये फाइनलाइज करेगी मेथोडोलॉजी को, किसके लिए? काउंटिंग कास्ट के लिए, राइट। दिस द होप इज दैट, अब होप ये है, होप सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, दैट यहां पे कंजंक्शन है। अब आशा ये है कि द प्री टेस्ट, अभी टेस्ट दो बार है, एक बार हटा देंगे। द प्री टेस्ट फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स क्या होता है कि आपको क्या चीजें निकल कर लेकर आए हो, आपने कोई शोध किया, आपने क्या निकाला, आपने पढ़ाई करी, क्या उसके टेकअवेज रहे, वो सब फाइंडिंग्स है आपकी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? आशा ये है कि जो प्री टेस्ट से जो भी सामने आएगा विल कोरोबोरेट, ये फाइंडिंग सब्जेक्ट हो गया, विल कोरोबोरेट वर्ब हो गई, विल मॉडल है और कोरोबोरेट बेस फॉर्म है। मॉडल को बेस पसंद है, याद रखना, विल मॉडल, मॉडल को बेस पसंद, तो कोरोबोरेट बेस फॉर्म है। आप यहां एस जोड़ दोगे तो गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा। आपको एस नहीं जोड़ना, आपको टू नहीं जोड़ना, आपको सेकेंड फॉर्म नहीं जोड़ना, आपको थर्ड फॉर्म नहीं जोड़ना, आपको आईएनजी नहीं लगाना, जितना जो ओरिजिनल फॉर्म है वही रूप लगाना है। तो क्या कह रहा है? आशा यह है कि प्री टेस्ट की जो फाइंडिंग्स है वो कोरोबोरेट करेगी, पुष्टि करेगी, व्हाट इज नॉन, जो ज्ञात है उसकी, जो चीज ज्ञात है। व्हाट यहां प्रोनाउन है मेरे भाई, सुना है क्या प्रोनाउन है? व्हाट
जब सब्जेक्ट होता है व्हाट तो प्रोनाउन ही हो सकता है, भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। व्हाट नाउन नहीं है, लिख लो इस बात को, तो ये प्रोनाउन है। तो व्हाट इज नॉन, क्या चीज ज्ञात है, इज नॉन इसलिए कि पैसिव बना दिया इसने। अब वो ज्ञात क्या है, फिर से इसने कॉलम लगाया और कॉलम लगा के बताया एन ओपन एंडेड रेस्पॉन्स। ओपन एंडेड रेस्पॉन्स एक ऐसा विकल्प जो खुला विकल्प है। ओपन एंडेड मतलब इसका कोई एंड नहीं है, खुला है हमेशा के लिए, अनरेस्ट्रिक्टेड है। ओपन एंडेड रेस्पॉन्स किसको लेकर, कास्ट को लेकर, यील्ड्स। अब ओपन एंडेड रेस्पॉन्स सब्जेक्ट है, ये मुद्दा है इसलिए ओन लगा। यील्ड्स मतलब प्रोड्यूस करता है क्या, ओनली अनवाइल्डली डेटा, केवल ऐसे डेटा। कैसे डेटा, डेटा नाउन है, अनवाइल्डली एडजेक्टिव है, ठीक है। कैसे डेटा, ऐसे, क्लमजी बल्कि, अव्यवस्थित डेटा, ये अव्यवस्थित डेटा देगा। एज सीन जैसा कि देखा गया था 2011 के SECC में, विच इवेंचुअली प्रूव्ड, जो कि अंततः, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये एडवर्ब, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, जो कि अंततः सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, अनयूजेबल, मतलब अनयूजेबल, यूजेबल उपयोग करने योग्य, अनयूजेबल जिसका कोई उपयोग हो ही नहीं सकता, ऐसे सिद्ध हो गए थे डेटा। ये यहां कुछ काम का मेरे को तो लगा नहीं। कोरोबोरेट अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। इसका एक सिनोनिम रेटिफाई भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चला जाए सेकंड स्लाइड पे, देखिए एक बार खुद से पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। तो टेबुलेट का मतलब है टेबल में जमाना, सारणीबद्ध करना। इंटरचेंजेबल का मतलब है बदलने योग्य, आपस में बदलने योग्य, एक्सचेंजेबल। इन्फ्लेट का मतलब होता है बढ़ाना, फुलाना। जैसे टायर में हवा भरनी है तो इन्फ्लेट द टायर हम बोलते हैं, तो इन्फ्लेट का मतलब बढ़ाना, फुलाना। इनकोहेरेंस का मतलब असंगति होता है, कंफ्यूजन या मडल। एरर रिडन का मतलब होता है त्रुटियों से भरा, एरर मतलब त्रुटि, और रिडन का मतलब होता है उससे भरा हुआ, ठीक है। एरर रिडन, त्रुटि से भरा हुआ, फ्लॉड हो, इनएक्यूरेट हो, बहुत सारी त्रुटियां उसमें हो। अब समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना मुश्किल नहीं है। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। नॉट एडवर्ब होता है, नोट कर लेना। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। अब आप ये मत सोचना कि सर वहां पे तो दे आर नॉट डिफिकल्ट था, आप यहां इट इज नॉट बोल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपको जब पता ही नहीं प्रसंग क्या है, आपको जब पता ही नहीं कि ये कहां से लिया गया है, तो फिर तो हम जो सामने है उसी को डील करेंगे, ना कि उस परिप्रेक्ष्य में जाएंगे कि जहां से ये चीजें ली गई हैं, राइट। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों द मेथड लेड द 2011 SECC to return more than 46 lakh caste names against the 4147 in the 1931 census। क्या कहना चाह रहा है, यह मुश्किल नहीं है समझना कि वाई, कि क्यों। अब मुझे लगता है कि यहां कुछ मिस हो गया मेरे से, माफी चाहता हूं, इसको छोड़ दीजिए। यहां देखिए, ये जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, लीड की सेकंड फॉर्म है। इस प्रक्रिया ने, यह प्रक्रिया जो है उसने लीड किया इसको, ठीक है, 2011 की जो SECC थी, और कैसे लीड किया, कैसे परिणित किया कि रिटर्न मोर देन 46 लाख कास्ट नेम्स, कि 46 लाख से ज्यादा जो जातियों के नाम हैं उनको रिटर्न किया। अगेंस्ट किसके, कंपैरिजन में, अगेंस्ट यहां कंपैरिजन के लिए आ रहा है, प्रेपोजिशन है, इतने नामों की तुलना में जो कि 1931 के सेंसस में इतने ही थे। द लास्ट टू टेबुलेट कास्ट, मतलब टेबुलेट करने के लिए कास्ट को, कास्ट टेबुलेट करने का मतलब क्या है, कास्ट की सारणी बनाने के लिए। यहां तक एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। द मेथड, जो प्रक्रिया यूज की गई, लेड द 2011 SECC टू रिटर्न more than 46 lakh caste names against the 4147 in the 1931 census। वो सीधा सिंपल सी कहानी ये है कि 1931 की जो जनगणना थी उसमें नाम थे जातियों के 4147। अब की बार नाम कितने, 46 लाख, ठीक है। तो ये यहां पे इस मेथड से, ये 2011 की जो SECC जो आई थी, जो सामाजिक आर्थिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें उसको इसने परिणित कर दिया इसमें, या फिर कहें कि इसने आगे बढ़ाकर इसको इस तरीके से ले गया। ये उसमें इतने नाम सामने आए, द लास्ट टू टेबुलेट कास्ट। और ये जनगणना जो थी वो अंतिम जनगणना थी जिसमें कास्ट को टेबुलेट किया गया था। टेबुलेट करने का मतलब है सारणीबद्ध रूप से लिखा गया था, टेबल में लिखा गया था, ठीक है। अब आगे कह रहा है रेस्पोंडेंट्स एंटर्ड सरनेम्स। रेस्पोंडेंट्स जो हैं,
रेस्पोंडेंट्स का मतलब कोई प्रश्न पूछने वाला है तो उसका उत्तर देने वाला उसके सामने, तो वो रेस्पोंडेंट हो जाएगा। तो रेस्पोंडेंट्स ने क्या किया, एंटर किया। क्या एंटर किया, सरनेम्स को, और किसको, सबकास्ट को, और किसको, क्लेम नेम्स को। देखो रेस्पोंडेंट्स ने एंटर किया किस किस को, एक तो सरनेम को, एक किसको, सबकास्ट को, एक किसको, क्लेम नेम्स को। समझ में आया? अपने अपने सरनेम बताए, अपनी उपजातियां बताई, अपने वंश का नाम बताया, एज इफ इंटरचेंजेबल, जैसे कि मानो वो इंटरचेंजेबल हो, है ना, आपस में बदलने योग्य हो। इन्फ्लेटिंग, और इस प्रकार से बढ़ गया क्या, द काउंट इनटू इनकोहेरेंस, कि जो ये नाम दे रखे 46 लाख, तो भाई इसमें जाति का नाम भी है, उपजाति का नाम भी है, क्लेन का नाम भी है, तो इस प्रकार से आंकड़े बड़े दिख रहे थे। ये आंकड़े इन्फ्लेटेड दिख रहे थे। ठीक है, इन्फ्लेटिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है ऐसा करते हुए। इनकोहेरेंस का मतलब असंगति को बोलते हैं, विसंगति को बोलते हैं, कंफ्यूजन को बोलते हैं, मडल को बोलते हैं। ठीक है, द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने, केंद्र से पहले हमेशा दे लगेगा, और अपोजिशन अगर दे रखा है, विपक्षी पार्टी है, तो वहां भी हमेशा दे लगेगा, बताया था मैंने। केंद्र सरकार ने बताया, किसको बताया, सुप्रीम कोर्ट को। एक बात समझ लेना यहां पे कि टोल्ड जो है उसके बाद में कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, आगे प्रेपोजिशन नहीं लगता, ये बात नोट करने योग्य है। तो सुप्रीम कोर्ट को बताया, 2011 में बताया, 21 में बताया। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, ये भी ध्यान रखिए। क्या बताया, ये कंजंक्शन लग गया। ये बताया कि SECC के जो आंकड़े थे, ये सब्जेक्ट वर, वो आंकड़े थे बहुत ज्यादा, टू एडवर्ब है, एरर रिडन एडजेक्टिव है, ये बहुत ज्यादा एरर रिडन थे, टू बी रिलाइड अपॉन, कि उन पर, अब देखो टू लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। इतने गलतियां उसमें थी कि आप उसे भरोसा नहीं कर सकते थे। किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, मतलब आरक्षण के लिए। इतना भरोसा मतलब इन पर हो नहीं सकता था। एक बार मैं समझा दूं क्या कहना चाह रहा है, कि मेथड जो था, लेट दैट 2011 SECC टू रिटर्न मोर देन 46 लाख कास्ट नेम्स। जिस प्रक्रिया के तहत ये वाला SECC आयोजित किया गया था, जिसमें 46 लाख से ज्यादा कास्ट के नाम सामने आ गए थे, किसकी तुलना में, 1931 की जनगणना के तुलना में, जहां नाम 4047 ही थे, और ये अंतिम जनगणना थी जिसमें कास्ट को टेबुलेट किया गया था, सारणीबद्ध किया गया था। रेस्पोंडेंट्स ने अपने सरनेम दिए, सबकास्ट दिए, क्लेम नेम्स दिए, जैसे कि वो इंटरचेंजेबल हो। ठीक है, इन्फ्लेटिंग, और इस कारण से क्या हुआ, जो गिनती थी वो इनकोहेरेंस में तब्दील हो गई, वो बढ़ गई, और इनकोहेरेंस आ गया, मतलब विसंगति उसमें आ गई, उसमें कंफ्यूजन हो गया कि भाई एक ही व्यक्ति है, इतनी जगह एंट्री है, तो यहां पे आंकड़े दिख रहे थे ज्यादा, लेकिन थे वहां पे रेस्पोंडेंट्स कम। तो केंद्र सरकार ने बताया सुप्रीम कोर्ट को 2021 में कि SECC के जो आंकड़े थे वो त्रुटियों से भरे हुए थे, और इतने त्रुटिपूर्ण थे कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता रिजर्वेशन के लिए। रिलाई अपॉन यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेंटर से पहले दे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर से पहले दे लगेगा, ऑपोजिशन से पहले दे लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो किससे पहले, सेंटर से पहले, एक किससे पहले, ऑपोजिशन से पहले, एक किससे पहले, सुप्रीम कोर्ट से पहले। इन सब में दे लगता है, ये इंपॉर्टेंट है एक बात। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि टेल जो है, टेल जो चीज है, वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में हम प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू का जब प्रयोग हम करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, इसका मीनिंग नेगेटिव है, नोट नहीं लगता है, ऑलरेडी इसमें नोट होता है। एक रिलाई अपॉन जो होता है, या रिलाई ऑन होता है, ऑन या अपॉन, तो इसको तुम लिख सकते हो डिपेंड ऑन। ठीक है, इसी को तुम लिख सकते हो बैंक ऑन, इसी को लिख सकते हो रेस्ट ऑन। ये सब सिनोनिम्स होते हैं इसके। हिंज ऑन भी हो सकता है, निर्भर होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एक अंतिम स्लाइड आप देखेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वो देख लीजिए पहले। एक दे रखा है क्यूरेटेड। क्यूरेट का मतलब है सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, चयन करना। रेस्पोंडेंट का मतलब उत्तरदाता है, जो उत्तर देता है, आंसरर या रिप्लायर। मिसमैच का मतलब बेमेल है, मैच नहीं करने वाला। रिवील का मतलब उजागर करना है, और यूजेबल का मतलब उपयोग करने योग्य है। क्या कह रहा है, द प्री टेस्ट शुड इंस्टीड पॉइंट टू। पॉइंट टू का मतलब होता है इशारा करना। जो प्री टेस्ट है, जो इसमें जैसे मैंने कहा था, कोई गाड़ी को लॉन्च किया तो आप पहले ड्राइव करके देखते हो उस गाड़ी को, वैसे ही प्री टेस्टिंग जो इसकी है, उस प्री टेस्ट में क्या होना चाहिए, ये सजेशन है। शुड का प्रयोग दो जगह पे आप करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। हमने बचपन से एक बात सुनी है,
कि शुड है सुझाव देने के लिए आता है, लेकिन शुड तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, प्रबल संभावना के लिए भी आता है। तो इस लिहाज से शुड दो जगह काम आया, एक सुझाव के लिए, एक प्रबल संभावना के लिए। तो ये कह रहा है कि ये जो प्री टेस्ट है इससे क्या होगा, ये प्रबल संभावना बता रहा है कि भाई इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, इसको आप रेदर देन कह सकते हो, इंस्टीड को आप कह सकते हो रेदर देन। तो इसकी बजाय जो प्री टेस्ट है वो क्या करेगा, वो इशारा करेगा, पॉइंट के साथ टू लगता है, इसका मतलब इशारा करना है। अब बेटर मेथड क्या, एक ज्यादा बेहतर मेथड, और वो मेथड क्या है, यूजिंग द डिजिटल सेंसर्स हैंड हेल्ड डिवाइसेज। क्या, यूजिंग प्रयोग करना, किसका, डिजिटल सेंसर्स हैंड हेल्ड डिवाइसेज। हैंड हेल्ड डिवाइसेज हाथों में लिए गए जो उपकरण हैं उससे डिजिटल सेंसस करना, उससे डिजिटल जनगणना करना, ठीक है। प्री लोडेड विद, जो पहले से ही लोडेड होगा, किससे, क्यूरेटेड लिस्ट, एक व्यवस्थित, एक चयनित, एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट, किसकी, कास्ट की और सब कास्ट की, पहले से उसमें सब भरा हुआ होगा। सो दैट, ताकि क्या होगा, द इन्यूमरेटर, ताकि जो इन्यूमरेटर है, जनगणना करने वाला है, वो सेलेक्ट करे किसको, करेक्ट एंट्री, सही एंट्री को, किसके बाद, रेस्पोंडेंट से पूछने के बाद। आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का इफेक्ट है कि आईएनजी लगेगा। जहां कहीं भी जीवन में तुम्हें प्रेपोजिशन दिखे उसके बाद एक जरूर काम करके आना है कि आईएनजी लगाना ही लगाना है, ठीक है। यहां तक देखेंगे आप। तो प्री टेस्ट जो है उससे क्या होगा, वो इशारा करेगा किस तरफ, बेटर मेथड की तरफ। प्री टेस्ट जो है उससे एक बेहतर प्रक्रिया समझ में आएगी। वो प्रक्रिया क्या है, डिजिटल सेंसस का जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज है उसका यूज करना, ठीक है। उसमें क्या होगा, इस सेंसस के अंदर हैंड हेल्ड डिवाइसेज, हाथों में आपके पास डिवाइसेज होंगे, उसमें डिजिटल सेंसस आप करेंगे जिसमें प्री लोडेड पहले से ही भरा हुआ डेटा होगा, क्यूरेटेड लिस्ट होगी कास्ट की और सब कास्ट की, ताकि क्या होगा, सो दैट का मतलब ताकि होता है, ये पर्पस बताने के लिए काम आता है। सो दैट किस लिए काम आता है, उद्देश्य बताने के लिए काम आता है, ताकि ऐसा हो जाए, ताकि क्या होगा, इन्यूमरेटर सेलेक्ट करे, इन्यूमरेटर की वर्ब ये हो गई, करेक्ट एंट्री को किसके बाद, रेस्पोंडेंट से पूछने के बाद। अब कह रहा है मिस्टेक्स एंड मिसमैचेस, गलतियां जो हैं या विसंगतियां जो हैं, मिसमैच हो गया, मान लो एंट्री मैच नहीं कर रही या गलतियां हो गई, तो ये होंगी, ये होंगी, ठीक है। लेकिन जैसा कि 2022-23 का बिहार का सर्वे था उसने दिखाया था, बिहार का जाति सर्वेक्षण, सर्वे का शुद्ध हिंदी में मीनिंग होता है सर्वेक्षण, ठीक है। ये कास्ट सर्वे जो है बिहार वाला वो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है रिवील्ड है, इसने उजागर किया क्या, दिस मेथड कुड रिटर्न मोर यूजेबल डेटा, कि ये जो मेथड है वो कहीं ज्यादा बेहतर यूजेबल डेटा आपको लाकर दे सकता है। समझ में आ रही बात, ये जो मेथड है वो रिटर्न कर सकता है क्या, मोर यूजेबल डेटा, ये इसका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात। गलतियां तो यहां भी होंगी, लेकिन बिहार का सर्वे ने सामने आया उससे कि ये मेथड जो है वो अधिक यूजेबल डेटा आपको लाके दे सकता है, किसकी तुलना में, 2011 वाले की तुलना में। तो सो दैट पर्पस के लिए आता है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ यहां पे विशेष नहीं है। लोडेड के साथ विद लगता है, जैसे फील्ड विद होता है वैसे लोडेड विद होता है। तो एक तो आप लिखेंगे क्या, एक तो लिखिए इंस्टीड जो है, वैसे तो यहां पे ओ भी लगता है, लेकिन ओ तब लगता है जब आगे ऑब्जेक्ट हो, इसके बराबर आप रख सकते हो रेदर देन के बजाय। शुड जो है वो दो तरीके का मीनिंग देता है, शुड के दो फंक्शंस हैं, एक तो इसका फंक्शन होता है सजेशन, सुझाव देना, और दूसरा इसका फंक्शन होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना। ये दोनों फंक्शन होते हैं शुड के। तीसरी बात जो है वो ध्यान रखनी है आपको, तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, लोडेड विद जो है इसके बराबर आप रख सकते हो फील्ड विद। अच्छा, पूरा एडिटोरियल का निचोड़ में लिख रहा हूं, तो वो निचोड़ जो है वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिहाज से आपको जो काम करना है वो आप करके निकल जाएं। इसके बाद में काम की बात है कि प्रेपोजिशन जब आता है तो उसके साथ में हम आईएनजी लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ विशेष इसमें है नहीं। क्लियर है, तो ये कुछ कहानी इंपॉर्टेंट थी इसमें। अच्छा, पॉइंट के साथ टू लगता है, प्रेपोजिशन इसका मतलब इंडिकेट करना है, इशारा करना है, ये ध्यान रखना। अब आइए 5 मैच द कॉलम वाली कहानी। कोरबोरेट क्या होता है, कंफर्म करना, रेटिफाई करना, पुष्टि करना होता है। तो कंफर्म और गिव सपोर्ट, ये सी आंसर आएगा। अनवाइल्डी जो शब्द है इसका मतलब अव्यवस्थित होता है, तो यहां पे कौन सा शब्द होगा इसका, रिक्वायर्ड, केयरफुली चोजन, डिफिकल्ट टू कैरी और मैनेज बिकॉज ऑफ साइज, शेप और कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो जाएगा। इनकोहेरेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये हो जाएगा। लॉजिक, विसंगति को बोलते हैं। क्यूरेटेड का मतलब
केयरफुली चोजन ये होता है चयनित, अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ, और स्टैट्यूटरी का मतलब है वैधानिक, तो इनेक्टेड बाई लॉ, रिक्वायर्ड बाई लॉ, परमिटेड बाई लॉ, ये मतलब है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।